नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड का जो पाठ करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। और इस कविता के कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जो कि छायावादोत्तर काल के एक ऐसे सुप्रसिद्ध कवि हैं जिनकी रचनाएं गांवों की चौपाल से लेकर के विद्वानों की सभा तक समान रूप से सम्मान पाती हैं। तो ये एक ऐसे कवि हैं जो जब रचते हैं तो अपनी रचनाओं में इस तरह से वर्णन कर देते हैं जैसे वे स्वयं उस सारे घटनाक्रम को जी करके हटे हों। तो उनके स्वयं के अनुभव जब वहां पर दृष्टिगोचर होते हैं तो पाठकों को उसमें अधिक आनंद आता है और अधिक रस आता है और वे अपने जीवन के साथ उससे एकाकार कर पाते हैं। और यही कारण है कि इनकी रचनाएं हृदय को छू जाती हैं। और ये जो बादल को घिरते देखा है कविता है, यह एक बहुत लंबी कविता है, इसलिए हम इसे 2 वीडियो में पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में भाग 1 में हम आधी कविता लेंगे और बाकी की आधी हम अगली वीडियो में ले लेंगे। परंतु इस कविता के अंदर मुख्य रूप से समझाया क्या गया है कि मानसरोवर पर जो दुर्गम घाटियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर बर्फीली चोटियां हैं, वहां बादल जब आते हैं तो किस प्रकार का उनका रूप होता है। बादल केवल कोमल रूप में नहीं आते, कई बार वो बिहड़ता लिए हुए, अपना भयानक रूप लिए हुए भी आते हैं। तो इन्होंने दोनों ही रूपों में बादल का चित्रण किया और साथ ही अपने अनुभव के साथ उस बात को जोड़ते हुए कहा कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसा देखा है। ये मानसरोवर पर स्थित झीलों का, झरनों का, दुर्गम घाटियों का वर्णन करते हैं और उन घाटियों में, झीलों में विभिन्न जीव जंतुओं का चित्रण भी कर देते हैं। जैसे हंस वहां जब कमल की नाल को ढूंढते हैं खाने के लिए, कमल की डंडियों को ढूंढते हुए होते हैं, तो वो भी दर्शाया। वहां मानसरोवर पर ऊपर दुर्गम बीहड़ पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर जो विभिन्न कस्तूरी मृग घूमते हैं और जो अपनी ही नाभि से उठने वाली खुशबू से बेचैन होकर के घूमते रहते हैं और आसपास ढूंढते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये खुशबू आ रही है, जबकि खुशबू तो वास्तव में उनके अंदर से ही आ रही होती है, उनकी नाभि से ही आ रही होती है और वे उस खुशबू के पीछे दीवाने होकर के दौड़ते फिरते हैं। और जब उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता कि कहाँ से आ रही है तो वे बहुत ही बेचैन होकर स्वयं पर ही चिढ़ने लगते हैं। इस बात का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। साथ ही वहाँ जो किन्नर किन्नरी रहते हैं, किन्नर किन्नरियों से क्या मतलब, जिन्हें हम थर्ड जेंडर मानते हैं, ऐसे किन्नर किन्नरी वहाँ किस प्रकार का अपना श्रृंगार करके रहते हैं। वे कैसे प्राकृतिक वस्तुओं से, फूलों से और विभिन्न वो मणियों से, जेवरातों से अपने गहने बनाते हैं और किस तरह वो द्राक्षासव यानी अंगूरों की शराब पी करके मदमस्त रहते हैं, ये सब दर्शाया गया है। उनके रहन सहन को स्पष्ट किया गया है और साथ ही अनेक जीव जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चकवा चकवी जो कि प्रत्येक रात्रि में बिछुड़ जाते हैं और प्रातःकाल होने पर आकर वापस मिल जाते हैं और उनमें वापस से अपनी प्रणय क्रीड़ा प्रारंभ हो जाती है। इस बात को भी दर्शाया। तो इस कविता को पढ़कर हमें प्रकृति के नए नए रूप समझ में आते हैं और नागार्जुन की जो भाषा है उसमें यह एक विविधता है कि विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके वे पाठकों को एक सूत्र में बांध लेते हैं और रस के सागर में डुबा देते हैं। तो उनकी कविता में हमें भाषा, भाव, शैली की त्रिवेणी नजर आती है। इन तीनों का एक गजब का संगम नजर आता है और यहाँ भाव सुंदर और शिल्प सुंदर है तो जबरदस्त है ही। तो इस कविता का आनंद लेंगे जब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे।
तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इस कविता की सप्रसंग व्याख्या और इसके पश्चात इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर पर भी हम चर्चा करेंगे। सप्रसंग व्याख्या हेतु बच्चों सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसमें किन किन मुख्य बिंदुओं पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तो सबसे पहला बिंदु है संदर्भ, जिसमें हम बताते हैं कविता का नाम और कवि का नाम। यहाँ कविता है सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, जो कि ली गई है उनके काव्य संग्रह युगधारा से। और कवि का नाम आप जान चुके हैं, नागार्जुन। और प्रसंग में आप क्या बताएंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने पर्वतों की प्राकृतिक सुषमा को व्यक्त करते हुए पर्वत शिखरों पर उमड़ने घुमड़ने वाले बादलों की विविध छवियों का आकर्षक बिंब प्रस्तुत किया है। व्याख्या में हम दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करेंगे और विशेष अथवा काव्य सौंदर्य में हम दो बातें बताएंगे। एक तो उसमें भाव सौंदर्य क्या है और दूसरा उसका शिल्प सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य में हमें पूरे पद्यांश के अंतर्गत दिया गया जो मुख्य कथन है, कथ्य है, उसे स्पष्ट करना होता है। और शिल्प सौंदर्य में हम रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली इत्यादि विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। पहला पद्यांश हम गाकर पढ़ेंगे और उसके बाद के सभी पद्यांशों का हम आदर्श वाचन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि इसमें गेयता अथवा संगीतात्मकता है। तो पढ़ते हैं पहला पद्यांश। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमें देना होगा संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे कविता का नाम बादल को घिरते देखा है और कवि कौन है यहाँ पर, नागार्जुन। और दूसरे नंबर पर आएगा प्रसंग, जिसमें हम बताएंगे कि यहाँ कवि ने पर्वत के शिखरों पर उमड़ने घुमड़ने वाले मेघों की विविध छवियों का सजीव व आकर्षक बिंब चित्रित किया है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है। और फिर तीसरे स्थान पर आएगी व्याख्या, जिसमें हम इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। जैसे पहली पंक्ति देखिए, अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल यानी निर्मल, स्वच्छ, धवल मतलब श्वेत, सफेद, गिरी पहाड़, शिखर माने चोटियां, सफेद स्वच्छ पर्वत की चोटियों पर कवि ने स्वयं अपनी आंखों से बादलों को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, यहाँ तुहिन कणों से अभिप्राय है ओस की बूंदें, और शीतल यानी ठंडी ठंडी, जो कि कैसी लगती है, मोतियों के समान। तो छोटे छोटे मोतियों के समान ठंडी ठंडी ओस की बूंदों को कवि ने स्वयं अपनी आंखों से कहां पर देखा है, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, जो कि मानसरोवर के अंदर खिलने वाले स्वर्णिम यानी सुनहरे सुनहरे कमल के फूलों पर गिरती हैं। और वहां कवि ने स्वयं अपनी आंखों से बादलों को घिरते हुए देखा है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि कवि अपने स्वयं के अनुभव को दर्शा रहा है और साथ ही पर्वत शिखरों पर घिरने वाले बादलों से उत्पन्न सुंदर मनमोहक दृश्यों को उपस्थित कर रहा है। तो एक बार केवल व्याख्या दोबारा से देख लेते हैं। कवि का कहना है कि मैंने यहाँ वर्षा ऋतु में स्वच्छ, श्वेत,
हिमालय पर्वत पर घिरने वाले बादलों को देखा है और जो वहाँ छोटे छोटे मोती जैसे शीतल यानी ठंडी और ओस की बूंदों को भी देखा है, जो कि मानसरोवर के उन सुनहरे कमल के फूलों पर गिरती हैं। तो इस प्रकार प्रकृति का मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। और इसके पश्चात आएगा विशेष का बिंदु, विशेष अथवा काव्य सौंदर्य। उसके बिंदु भी देख लेते हैं हम। इसके विशेष में पहला बिंदु है ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों की निर्मलता व ओस कणों की शीतलता का सजीव चित्रण हुआ है। दूसरा बिंदु बादल को घिरते देखा है से कवि की स्व अनुभूति ध्वनित होती, यानी उसका खुद का अनुभव यहाँ पर स्पष्ट होता है। तीसरा बिंदु प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का यथार्थ चित्रण है। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक। आगे चौथा बिंदु देखिए, छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मोती जैसे में उपमा अलंकार है। छठा बिंदु है अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे अमल धवल गिरी के शिखरों। और सातवां बिंदु है प्रसाद व माधुर्य गुण है। आठवां भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। नौवां चित्रात्मक शैली है। 10वां भाषा सरल सहज सुबोध है। और 11वां कोमल कांत पदावली है। तो बच्चों आपने ध्यान से ये बिंदु सभी देख लिए और लगभग यही कि यही सभी प्रत्येक पद्यांश में रहेंगे। केवल अलंकार या फिर जो भाव सौंदर्य का बिंदु होगा वही बदलेगा। आइए बच्चों दूसरा पद्यांश देखते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ भी बच्चों जो हमारा संदर्भ और प्रसंग है वह समान रहेगा। अब तीसरे स्थान पर जो व्याख्या आएगी उसको समझ लेते हैं। तुंग, तुंग का अर्थ है ऊंचे। हिमालय के कंधों पर यानी हिमालय की घाटियों पर। जैसे हमारे सिर की तुलना में कंधे थोड़े नीचे होते हैं, ऐसे हिमालय की ऊंची चोटियों की तुलना में जो थोड़ा नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होंगी, घाटियां। और उन्हीं घाटियों में छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उन झीलों में कौन तैरते रहते हैं? हम पहले ये नीचे से जो दूसरी पंक्ति है ना उसका अर्थ पहले ले लेते हैं ताकि भाव स्पष्ट हो जाएगा। उन झीलों में अनेक हंसों को तैरते हुए कवि ने देखा है। अब वापस आइए तीसरी पंक्ति पर। उनके श्यामल नील सलिल में, श्यामल यानी सांवले, नील नीले, सलिल यानी जल में। उनके सांवले नीले जल में, किनके सांवले नीले? झीलों के। झीलों के सांवले नीले जल में उन हंसों को उन्होंने तैरते हुए देखा है जो कि समतल देशों से यानी मैदानी प्रदेशों से आकर वहां पर तैरते हैं। पावस की उमस से आकुल, पावस का अर्थ है गर्मी की ऋतु, उमस माने घुटन, गर्मी की ऋतु की घुटन से व्याकुल होकर, आकुल माने व्याकुल, व्याकुल होकर वे वहां उन झीलों में आकर तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, यानी तिक्त का अर्थ होता है तीखे, मधुर यानी मीठे, तीखे और मीठे विस्तंतु खोजते रहते हैं। विस्तंतु हम किसको कहते हैं? कमल की नाल में विद्यमान कीटों को, जो उनका भोजन है, हंसों का भोजन है। तो कमल की नाल में विद्यमान कीटों को खोजते हुए उन हंसों को पानी में तैरते हुए कवि ने देखा है तथा हिमालय की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। यहाँ कवि का स्वयं का अनुभव उपस्थित हो रहा है। एक बार जल्दी से व्याख्या दोबारा देख लीजिए। ऊंचे हिमालय की घाटियों में छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उन झीलों के नीले सांवले जल में मैदानी प्रदेशों से आकर गर्मी की घुटन से व्याकुल होकर उन हंसों को तैरते हुए देखा है जो कि कमल की नाल में तीखे और मधुर विस्तंतुओं को, कीटों को खोजते रहते हैं और
बादलों को घिरते हुए कवि ने स्वयं देखा है। बच्चों इसका भी विशेष देख लीजिए। विशेष के लगभग सारे के सारे बिंदु वही मिलेंगे, केवल भाव सौंदर्य और अलंकारों के बिंदु बदल जाएंगे। पहला बिंदु है, गहरी और शांत झीलों में नीले पानी में तैरते हुए हंसों का सजीव चित्रण हुआ है। दूसरा, श्यामल नील सलिल से जल की गहराई ध्वनित होती है। तीसरा, प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का यथार्थ चित्रण है। चौथा, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। हिमालय को एक सशक्त पुरुष मानकर उसके कंधों पर कई झीलों की कल्पना की गई है। पांचवा, कोमल कांत पदावली है। छठा, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे श्यामल नील सलिल विस्तंतु खोजते, क्योंकि ये इन तीनों में ही अंतिम वर्ण ल है और इन दोनों में अंतिम वर्ण त है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला बिंदु है, प्रसाद व माधुर्य गुण है। भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोलिए संस्कृत निष्ठ क्यों? क्योंकि तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मक शैली इसलिए क्योंकि इसे पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने झीलों में तैरते हुए वे हंसों का चित्र बिंब हमारी आंखों के आगे उभर आता है। और 10वां बिंदु है, भाषा सरल सहज सुबोध है। 11वां बिंदु, संगीतात्मकता विद्यमान है। अब हम देखेंगे तीसरा पद्यांश। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ भी संदर्भ और प्रसंग वही के वही हैं। व्याख्या में देखिए, ऋतु बसंत का सुप्रभात था। सुप्रभात माने सुंदर सवेरा, बसंत ऋतु का सुंदर सवेरा था। मंद मंद था अनिल बहरा, अनिल यानी हवा, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे हवा बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण होता है उगता हुआ सूरज जो कि लाल लाल होता है, उसकी मृदुल किरणें थी। उगते हुए सूरज की मृदुल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और उन किरणों के पड़ने से आस पास के, अगल बगल मतलब आस पास के जो शिखर थे, चोटियां थी, वे स्वर्णिम हो गई थी, सुनहरी हो गई थी। एक दूसरे से अलग अलग होकर, एक दूसरे से विरहित है ना, विरहित का अर्थ क्या है? अलग अलग। एक दूसरे से अलग अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, यानी वे चकवा चकई। यहाँ चकवा चकई की बात की जा रही है कि इस जोड़े को एक अभिशाप प्राप्त है कि ये रात्रि में कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। रात होते ही, सूर्यास्त होते ही इन्हें बिछुड़ जाना होता है और सूर्योदय के पश्चात ये पुनः मिल जाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहाँ एक दूसरे से विरहित हो, विरहित मतलब दूर होकर, अलग होकर, अलग अलग ही रहकर जिनको, जिन चकवा चकवई को पूरी रात अलग अलग रहकर बितानी होती है, निशा काल से चिर अभिशापित, जिन्हें की बहुत लंबे समय से अभिशाप मिला हुआ है। चिर अभिशापित माने लंबे समय से ही जो शापित हैं कि निशा काल में उन्हें रात अलग ही बितानी होगी, रात के समय उन्हें इकट्ठे नहीं रहना। उन बेबस, बेबस मतलब मजबूर, चकवा चकवई का वो जो क्रंदन है, क्रंदन मतलब चीख पुकार, सुबह होते ही बंद हो जाता है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और जब वे दोनों मिल जाते हैं, उनका क्रंदन, उनकी चीख पुकार बंद हो जाती है, तो उन्हें दोबारा से उस महान सरोवर के किनारे, तीरे का अभिप्राय क्या है? किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल मतलब काई, काई रूपी हरी दरी के ऊपर मैंने दोबारा से उनमें प्रणय कलह छिड़ते हुए देखा है, यानी प्यार भरी तकरार होते हुए
देखा है, मैंने स्वयं बादल को घिरते देखा है। तो एक बार केवल व्याख्या दोबारा से देखते हैं कि कवि ये कहना चाहता है, बसंत ऋतु का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हुए कवि का कहना है कि यह बसंत ऋतु का सुंदर प्रभात था और वायु धीमी धीमी बह रही थी। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सब ओर फैली हुई थी, जिसके कारण आसपास की चोटियां सुनहरी हो गई थी। और ऐसे वातावरण में कवि ने किसको देखा? पहले आप नीचे से समझ गए होंगे कि हम चकवा चकवी की बात करने जा रहे हैं। चकवा चकवी जिन्हें की चिरकाल से अभिशाप मिला है कि वे पूरी रात एक दूसरे से अलग होकर ही रहते हैं, उन बेचारे, उन मजबूर या बेबस चकवा चकवी को रात भर वियोग सहने के बाद सुबह होते ही जब उनका वह रोना पीटना बंद हो जाता है, उनका क्रंदन समाप्त हो जाता है, तब उन्हें दोबारा से उस महान सरोवर के किनारे पर शैवाल की यानी काई की हरी दरी पर मैंने दोबारा से प्रेम में तकरार करते हुए देखा है और बादल को मैंने घिरते हुए देखा है। अब हम देखेंगे इस तीसरे पद्यांश का विशेष। पहला बिंदु, बसंत ऋतु चकवा चकवी के बसंत ऋतु में यहाँ पर छूट गया। बसंत ऋतु में चकवा चकवी के प्रणय कलह का सजीव चित्रण हुआ है। दूसरा, बादल को घिरते देखा ऐसे कवि की स्वानुभूति ध्वनित होती है। तीसरा, प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का यथार्थ चित्रण है। चौथा, मंद मंद अलग अलग इनमें पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है। पांचवा, शैवालों की हरी दरी यानी शैवाल रूपी हरी दरी में रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कहाँ पर हुआ? जैसे चकवा चकवी, अगल बगल, हरी दरी। और प्रसाद व माधुर्य गुण है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। चित्रात्मक शैली है। भाषा सरल सहज सुबोध है। कोमलकांत पदावली है। अब हम अगला पद्यांश देखेंगे। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलकनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ कवि किस बात का वर्णन कर रहा है कि जो पहाड़ों पर बर्फीली घाटियां हैं वहां पर कस्तूरी मृग रहते हैं और वे किस प्रकार का आचरण करते हैं, उसका वर्णन इस पद्यांश में कवि करने जा रहा है। तो प्रसंग आपको समझ में आ गया कि बर्फीली घाटियों में कस्तूरी मृग के आचरण का चित्रण कवि कर रहा है। अब व्याख्या देखिए। दुर्गम, दुर्गम का अभिप्राय है जहाँ जाना कठिन हो। दूर जमा गम से बना है, जहाँ जाना कठिन हो। ऐसी बर्फानी यानी बर्फीली घाटियों में शत सहस्र, शत मतलब सैकड़ों, सहस्र मतलब हजारों, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलकनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर। यहाँ अलग से अभिप्राय क्या है? ना दिखने वाले। नाभि से यानी नाभि के अंदर विद्यमान, निज के ही अपने ही, उन्मादक उन्मत्त कर देने वाले, मस्त कर देने वाले, परिमल मतलब खुशबू के। तो कस्तूरी मृग ऐसा मृग होता है जिसकी नाभि के अंदर एक खुशबूदार पदार्थ होता है, जिसकी खुशबू से वह मतवाला होकर इधर उधर दौड़ता है, परंतु अनजान है इस बात से कि यह खुशबू तो स्वयं उसकी नाभि से ही उत्पन्न हो रही है। इसलिए वह जहाँ जहाँ जाता है वह खुशबू उसके साथ साथ रहती है और वह इस बात पर अपने आप पर ही चिढ़ने लगता है। तो इस बात को कवि ने कैसे बताया? अलकनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर, कि अपनी नाभि से उठने वाली उस मदमस्त कर देने वाली खुशबू के पीछे, जो कि दिखाई नहीं दे रही, दौड़ दौड़ कर, धावित का अर्थ क्या है? दौड़ दौड़ कर, युवा
कस्तूरी मृग को स्वयं पर ही चिढ़ते हुए कवि ने देखा है और बादलों को घिरते हुए देखा है। तो एक बार जल्दी से सिर्फ व्याख्या दोबारा देख लीजिए। कवि कहना चाहता है कि उसने दुर्गम बर्फीली घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग को देखा है। वो चंचल हिरण अपनी ही नाभि से उठने वाली कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर भागता है। धावित का अर्थ क्या है? दौड़ना। दौड़ दौड़ कर वह भागता है और जब उसे कहीं भी वह कस्तूरी नहीं मिलती, वह खुशबूदार पदार्थ नहीं मिलता, तो वह स्वयं पर ही चिढ़ने लगता है। और उसका ऐसा व्यवहार कवि ने स्वयं देखा है और कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। इस पद्यांश का भी विशेष देख लेते हैं। पहला बिंदु, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर कस्तूरी मृग के आचरण का सजीव चित्रण हुआ है। बादल को घिरते देखा है, ऐसे कवि की स्वानुभूति ध्वनित होती है। स्वानुभूति से अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना बच्चों, अपना खुद का अनुभव पता चलता है। आगे है, प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का यथार्थ चित्रण है। हो कर में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है। भाव भाषा शैली की त्रिवेणी का सुंदर संगम है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे तरल तरुण, प्रसाद व माधुर्य गुण है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। चित्रात्मक शैली है। भाषा सरल सहज सुबोध है और कोमलकांत पदावली है। तो इस प्रकार यह भाग 1 समाप्त होता है। बच्चों, जितना अंश हमने पढ़ लिया उसके आधार पर इस कविता के प्रश्न अभ्यास पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बादलों के सौंदर्य चित्रण से हटकर नागार्जुन ने इस कविता में और किन दृश्यों का सजीव चित्रण किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बादलों के सौंदर्य चित्रण से हटकर नागार्जुन ने इस कविता में अन्य अनेक दृश्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे पहला, ओस कणों के कमलों पर गिरने का दृश्य। दूसरा, हंसों के झील में तैरने का दृश्य। तीसरा, चकवा चकवी के प्रणय कलह का दृश्य। चौथा, कस्तूरी मृग के दौड़ने का दृश्य। तो इस प्रकार अनेक दृश्य उपस्थित हुए हैं। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में इस कविता में बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता का मूल भाव बार बार हमारे सामने आता रहता है और कविता का प्रभाव बना रहता है। इससे कविता के काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, प्रणय कलह से क्या तात्पर्य है? प्रणय कलह से तात्पर्य है प्रेम से संबंधित झगड़ा या तकरार। इसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों अपने अपने वियोग को लेकर एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, परंतु उनके इस प्रकार झगड़ने में भी उनकी प्रेम की ही अभिव्यक्ति होती है, यानी ये प्रेम भरी छेड़छाड़ होती है। चौथा प्रश्न, इस कविता में कवि ने पावस और शरद काल में बादलों की जिन विशिष्ट रूपों का वर्णन किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि ने इस कविता में पावस काल में बादलों को हिमालय पर घिरते हुए देखा है और शरद काल में बादलों के मोती के जैसे ओस कणों को मोती के समान ही कमलों पर गिरते हुए देखा है। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कस्तूरी मृग की अपनी ही नाभि में कस्तूरी विद्यमान होती है, जिसकी मोहक खुशबू से वह बेचैन हो जाता है और उस खुशबू को पाने के लिए वह चारों ओर घूमता फिरता है, दौड़ता फिरता है, परंतु जब वह उस खुशबू को पा नहीं सकता तो वह स्वयं पर ही चिढ़ने लगता है। तो इस प्रकार उसकी इस चिढ़ का मुख्य कारण है स्वयं से ही उठती हुई खुशबू, जिससे वह उन्मादित हो जाता है। हाँ, तो बच्चों समझ में आई आपको ये कविता? अच्छी लगी? और इसका
अब काव्य सौंदर्य करने में भी आप सक्षम हैं। प्रश्नोत्तरों की वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये कविता अच्छी लगी है तो इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने बाकी मित्रों के साथ। इस कविता को जब आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी अवश्य लाभ होगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।